लेकिन ये इनकी गिनती करना इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। वोट तो हमारे हिसाब से जो दावा किए हैं अभी तक वो कुछ किए नहीं हैं, तो वोट तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। इसका एक ही मन में उद्देश्य है कि जनसंख्या गिने। इसमें सर सरकार जो है कोई भी काम नहीं की है स्वर्णों के लिए, सिर्फ एक रिपोर्ट बना करके एक आयोग बनाई है उस पर, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं किया गया है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। सियासी फिजा में इन दिनों कास्ट सेंसस की लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा इस कदर हो रही है जैसे अब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनता को लुभाने रिझाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस पर बैन लगा कास्ट सेंसस को लेकर, और उसके बाद जिस तरह से हाईकोर्ट का जो रिज़ल्ट आया, हाईकोर्ट के तरफ से जो फरमान जारी हुए कि भाई सेंसस लगातार जारी रहेगा, आनन फानन में जो वर्तमान सरकार है वो सेंसस करवा ली है। लेकिन कई सवाल इस सेंसस के पीछे भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सेंसस किसके लिए किया जा रहा है। जानकार जो है राजनीति के वो ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का सबसे बड़ा गेम प्लान जातिगत गणना को लेकर है। ये जानने का प्रयास कर रही है सरकार कि किस जाति का कितना वोट है, हम किस तरह से गोलबंद कर सकें। दरअसल ये मुहिम जो है, जो जानकार बता रहे हैं कि ये मुहिम दलित और पिछड़े वर्गों को ज़्यादा फोकस में रखने के लिए किया गया है। याद दिला दे आपको कि 2011 में जब सरकार बनी, 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुआ और सरकार बनी तो एनडीए की सरकार थी, और उस समय इसी बात पर सरकार बनी थी कि भाई आरक्षण सवर्णों के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि सवर्णों में कई लोग ऐसे भी हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी है जो एक लेवल से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सवर्ण आयोग 2011 में बन तो गया, उसके बाद सवर्णों का क्या हुआ ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में सवर्ण आयोग का जो रिपोर्ट आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। कई आंकड़े हैं इसके पीछे, तथ्य है इसके पीछे। उसमें यह भी बताया गया है कि कम से कम ज़िंदगी बसर करने वाले, यानी कम प्रतिशत पर ज़िंदगी बसर करने वाले जो सवर्ण हैं आज भी उस हालत में जी रहे हैं जिनका कोई पूछनहार नहीं है। चलिए, हमारे साथ कुछ जनता है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं, जनता को टटोलने का प्रयास करते हैं कि भाई सवर्ण आयोग गठित तो हो गया है, लेकिन इस आयोग का जो मकसद है या आयोग के जो रिपोर्ट हैं वो ठंडे बस्ते में क्यों हैं। आप आइए मेरे, सबसे पहले हम आप ही से जानने का प्रयास करेंगे। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिय रंजन कुमार हुआ। प्रिय रंजन जी, सवर्ण आयोग के बारे में आपको कुछ पता है? स्वर्ण आयोग तो सर 2011 में गठन कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन हमारे गरीब स्वर्णों को आज तक उसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। अच्छा, जो चाहिए था जी। ना सरकारी स्तर से कोई सुविधा दिया गया, यहाँ तक कि शैक्षणिक स्तर पर भी हर लोगों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है, रहने का या विद्यालय का व्यवस्था किया जा रहा है। और स्वर्णों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो स्वर्ण लोग ही उस विद्यालय में जगह ज़मीन दान किए हैं और उन्हीं को उस विद्यालय से बाहर किया जा रहा है एक तरह से। तो सरकार का नियत में कहीं ना कहीं खोट है, और इसको लेकर सरकार को, नियत में अगर सरकार की खोट होती तो सवर्ण आयोग लागू क्यों होता? नियत स्वर्ण आयोग तो सर बना दिया गया, लेकिन उसका रिपोर्ट भी मिल गया, लेकिन रिपोर्ट पर काम तो करना सरकार का काम है। सरकार को करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। किस तरह का ध्यान सरकार नहीं दे रही? सरकार को देखना चाहिए कि जो स्वर्ण गरीब या पीछे छूट गए हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए हर तरह की सुविधा जो सरकारी स्तर पर हो वो उपलब्ध कराया जाए। सरकारी स्तर पर जो हो उपलब्ध कराया जाए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज पाठक हुआ। दिनेश धीरज पाठक। धीरज पाठक,
पाठक जी, सवर्ण आयोग गठित हुआ है, उसके बाद जो स्थिति है सवर्णों की, एक रिपोर्ट आया है सवर्ण आयोग का, बड़ा ही चौंकाने वाला रिपोर्ट है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम आपको बता देते हैं कि भाई 46% जो सवर्ण हैं कृषि पर निर्भर है, और इसके बाद भी उनकी ज़मीनें लगातार बिक रही है। जो भी ज़मीन है उनके पास वो लगातार बेची जा रही है, इसलिए कि उनके पास अन्य कोई सुविधा नहीं है। 55% जो सवर्ण हैं उनके पास 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है, मतलब नहीं बच पाई है 1 एकड़ भी ज़मीन। 33.4% सवर्ण आबादी के पास कृषि योग्य कोई भूमि नहीं है। सरकार कहती है कि हम A to Z की बात करते हैं, जिस तरह की सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है, A to Z की बात करती है गठबंधन की सरकार। A to Z में अगर S को हम देखें, S for सवर्ण को अगर देखते हैं हम, तो वो इस रिपोर्ट में कहीं नज़र नहीं आते हैं। एक युवा हैं आप, कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें सर सरकार जो है कोई भी काम नहीं की है स्वर्णों के लिए। सिर्फ एक रिपोर्ट बना करके एक आयोग बनाई है उस पर, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं किया गया है। स्वर्णों के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। स्वर्ण को सिर्फ स्वर्ण बना दिया गया है कि स्वर्ण है, ऊंची जाति का है, लेकिन जो उनको सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिली है। किस तरह की सुविधा चाहिए सवर्णों को अभी के स्थिति में? जैसे स्वर्ण भी बहुत सारे स्वर्ण हैं, आर्थिक स्थिति से बहुत सारे स्वर्ण भी कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे समाज में स्वर्णों के बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद है कि सरकार जो है, जो स्वर्णों का जो ज़मीन थी और अपने जीवन यापन के लिए या आगे की ओर अग्रसर होने के लिए अपने ज़मीन का सहारा ले रहे हैं, वो ज़मीन बेच रहे हैं। अपने चाहे बच्ची का शादी करना हो या फिर अपने लड़के की पढ़ाई करना हो, तो इस तरह से उन लोग को जो पहले जो जिनके पास ज़मीन थी वो ज़मीन कमती जा रही है। तो ये सब चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार 2011 में जब ये सवर्ण आयोग बनाई थी, उस वक्त 2010 में ही ये घोषणा की थी कि भाई हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब जो स्थिति बन रही है, फिर से चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। क्या लग रहा है सवर्णों का जो वोट है वो मिलेगा वर्तमान सरकार को? अगर मिलेगा तो फिर वो किस आधार पर मिलेगा, कौन से विचार पे मिलेगा, किस सिद्धांत पर मिलेगा? वोट तो हमारे हिसाब से जो दावा किए हैं अभी तक वो कुछ किए नहीं हैं, तो वोट तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। चलिए, वोट नहीं मिलेगा आप कह रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू शर्मा नाम हुआ। गुड्डू शर्मा जी कह रहे हैं वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब बात आती है समीकरण की, तो सबसे पहले जो हावी होता है चुनाव के टाइम में, सबसे ज़्यादा जो समीकरण हावी होता है वो जातिगत समीकरण होता है। क्या लगता है उस वक्त आप जात पात नहीं देखेंगे? अगर आपके जात का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो आप वोट नहीं करेंगे? देखिए, अब जाति पाति का राजनीति नहीं रह गया है। हम वैसे सरकार का गठन करने में समान वर्ण के लोग अपनी भूमिका को निभाएंगे, जो हमारी आर्थिक विकास के बारे में जो बात करेंगे, क्योंकि आज 2011 में एनडीए की सरकार थी बिहार में, हम लोगों के लिए एक सवर्ण आयोग गठित किया गया। बिल्कुल। लेकिन आज की वर्तमान सरकार जो है, आनन फानन में रिपोर्ट भी तैयार किए, जिसमें 50% भूमिहार के बच्चों गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव में, पूंजी के अभाव में कहीं प्राइवेट फैक्ट्री या कहीं टेम्पू या गार्ड का नौकरी कर पलायन की स्थिति, पलायन कर गए। कुछ जो बच रहे हैं, कृषि जो घर पर रहकर कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि से जो अपने शादी विवाह या किसी भी श्राद्ध कार्य में, उनका एक ही मुख्य है, जो पूर्वजों ने उनको जमीन दिया उसको बेच करके वह कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे न तो
पहले की एनडीए सरकार न वर्तमान की जो अभी सरकार है वह किसी भी तरह का समान वर्ण के लोगों के लिए आयोग तो गठन किए, लेकिन क्या वह हमारे जमीन पर धरातल पर उतारने का काम नहीं किए हैं। आने वाले समय में हम सभी स्वर्ण उसी के साथ रहेंगे जो इस को सख्ती से लागू कर शिक्षा की हमारी व्यवस्था के लिए छात्रावास का निर्माण करवाएंगे। बिल्कुल गुड्डू शर्मा जी, 48.7% जो सवर्ण हैं उनके पास एपीएल कार्ड भी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 90% जो सवर्ण हैं जो ग्रामीण परिवेश में जीवन बसर कर रहे हैं, उनका डिग्री जो है वो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाया है। क्या लग रहा है आपको, आने वाला जो जनरेशन है वो किस रास्ते पर चल रहा है? देखिए, गरीबी तो है ही, लेकिन जब तक आयोग पूर्ण रूप से पारित करके धरातल पर नहीं लाएंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी सरकार हमें ठगने का काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। जब हमें लाभ अगर मिलेगा नहीं तो हमें ठगा जा रहा है, और हमें सामान्य वर्ण वाले लोगों को यह बात समझने की ज़रूरत है। इसके लिए अपने सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। अगर हमको नहीं अगर शिक्षा अगर मिल पाएगा तो हम सबसे कमज़ोर आने वाले समय में हो जाएंगे, क्योंकि इसे सबसे बड़ी ताकत शिक्षा है। और हमारे समाज के जब लोग शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक हालात से, तो हम कितना अपने आप में विकास कर सकते हैं, अपने आप में कितना निर्भर हो सकते हैं, यह आप सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। तो भाई, जनता से हमारी बातचीत हो गई, अब एक ऐसे जनप्रतिनिधि से हम बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रखंड में या ये कहें कि इस ज़िले में जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि ये इनका जो स्तर है ये पूरे जिला में लोग इनको जानता है, लेकिन अब ये प्रखंड को लेकर के, खास करके करपी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। जी हाँ, वेंकटेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, इन्हीं से बात करते हैं कि भाई, जब 2011 में सरकार बनी थी आपके साथ, सवर्ण आयोग का गठन किया था आप लोगों ने आनन फानन में, लेकिन अभी तक सवर्णों की जो हालिया स्थिति देख रहे हैं आप, जो रिपोर्ट आया है, इस पे क्या लग रहा है आपको? चूक हुई है आपसे? देखिए, जब 2010 में जब चुनाव हो रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू एनडीए के सरकार के एनडीए के बैनर तले दोनों चुनाव लड़े थे, और उस घोषणा पत्र में यह घोषणा किया गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सवर्ण आयोग का गठन करेंगे। सवर्ण आयोग का गठन भी हुआ, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हुआ और मोदी जी के आगे करके, मोदी जी को आगे किया जब भारतीय जनता पार्टी ने, तो 16 अप्रैल 2013 को नीतीश कुमार जी ने हम लोग से गठबंधन तोड़ लिए। तत्कालीन सरकार के मंत्रियों को अचानक बिना किसी सूचना के बर्खास्त कर दिया गया और नया गठबंधन बना करके सरकार बना लिए। जब सरकार बनी, जिस पार्टी के साथ उनका सरकार बनी, वह पार्टी जो थी वो शुरू से ही समाज में गतिरोध पैदा करने का काम करने वाली पार्टी थी, ना कि सबको समान लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाली पार्टी थी। उसका एक ही एजेंडा था कि लोगों को जात पात की लड़ाई लगाना है और लोगों को अशिक्षित रखना है। और ये लोग जब शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, और सवर्ण आयोग का जब रिपोर्ट आएगा, तो जब रिपोर्ट का जो सच है जब सामने आएगा, तो फिर हम जो अगड़े पिछड़ों के बीच में जो बात करते हैं वह कहने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद 2015 में भी उसी गठबंधन में, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े नीतीश कुमार जी। इनकी मंशा में खोट थी, लेकिन जैसे ही जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उधर से फिर ये पलटी मार करके इधर आए, सरकार में आए, तो उस पर हुआ कि जांच रिपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन ये जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक करने की बात होती थी, तो इसी बात को लेकर दोनों में सिर्फ इनका एक ही एजेंडा था आने का साथ, कि 2014 में 2 सांसद ही इनका जीत पाए थे, और 2019 में इनका गठबंधन करेंगे तो हमारी सांसदों की संख्या
बढ़ जाएगी। और ये अपना एमपी जिताने के लिए आए थे, और जैसे ही उन सब मुद्दों पर बात शुरू हुई, इन्होंने एक बार फिर से गठबंधन को तोड़ करके और फिर महागठबंधन की सरकार बना ली। वो सरकार का अलग होना वो अलग मुद्दा है, वो टूट जो है कई मुद्दों पर हुआ था एनडीए से। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब दोबारा नीतीश कुमार आपके साथ सटे थे, सरकार बनाया था आपने, उसके बावजूद भी आज के डेट में 49% सवर्णों के बच्चे अशिक्षित क्यों हैं? देखिए, सवर्णों के बारे में यहाँ पिछड़ने का मुख्य कारण यहाँ दो तरह का विषय आता है। पहला जो वामवाद, जो वामपंथी लोग थे, ये सवर्णों के शोषक के रूप में प्रस्तुत किए, और जो बीच के कालखंड में जो तथाकथित समाजवाद के नारा बुलंद किए, जो आज परिवारवाद है। समाजवादी लोग इस तरह से लोगों के बीच में झूठ और अफवाह फैलाए कि सवर्ण लोग पहले अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते थे, तो अगर सवर्ण लोग कुएं से पानी नहीं पीने देते थे तो सवर्णों का कुआं खोदा कौन? अगर सवर्णों का कुआं दलित लोग खोदे या अन्य माने लोअर क्लास के लोग खोदे, तो फिर वो अपने लिए कुआं क्यों नहीं खोदे? अगर ऐसी नहीं थी तो इसका कहते हैं कि सवर्ण लोग काम नहीं करते थे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने वो भी काम करते थे, अपना कुआं स्वयं खोदा, और ये लोग काम नहीं करना चाहते थे। सच्चाई ऐसी कुछ नहीं थी। इन लोग का एक ही एजेंडा था, लोगों के झूठ बोल करके सवर्णों के खिलाफ नफरत पैदा करना और सरकार बनाना। आज सवर्णों का स्थिति है कि स्वर्ण के बारे में यहाँ के बहुत से राजनीतिक पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, हाल ही में एक जीरादेई विधानसभा के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, उन्होंने स्वर्णों के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बोला, लेकिन उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होता है, कहीं कोई कोर्ट में मामला दर्ज नहीं होता है, और नहीं तो उन्हीं के समर्थन में यहाँ के राजनीतिक पार्टी के लोग आकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि अमरजीत कुशवाहा ने कोई गलत बात नहीं बोला है। ये समाज में लोग चाहते हैं कि द्वेष फैला रहे और हम लोग का राजनीति का एजेंडा चलता रहे। अगर सवर्ण लोग समाज को एक साथ लेकर के नहीं चलना चाहते थे तो आज बिहार में, हम दूसरे स्टेट की बात नहीं करते हैं, बिहार में या इस अरवल जिले में जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी कार्यालय है, सभी को ऑफिस बनाने के लिए स्कूल बनाने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, सबके लोग, सभी के बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज उस व्यवस्था को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज जो सवर्ण लोग उस विद्यालय को बनाने का काम किए, आज उनके बच्चे को उसमें एडमिशन लेना भी दुर्लभ हो गया है। आज आपको बता देते हैं कि नीट परीक्षा का जो आईआईटी का जो रिजल्ट निकला, उसमें सवर्णों के लिए 105 नंबर का कट ऑफ मार्क लाया गया और उसमें दलितों को 45 लाया गया। तो 104 नंबर लाने वाले जो सवर्ण लोग थे वो तो सड़क पे घूम रहे हैं, तो 104 वाला जब सड़क पर घूम रहा है और 45 वाला वो एजेंडा बनावेगा तो कितना बढ़िया एजेंडा बनाएगा, इस पर तो विचारणीय चीज़ है। चलिए, आखिर में आपसे एक ही सवाल है कि अब क्या लग रहा है आपको, 2024 और 25 दोनों चुनावी जो है वो वर्ष माना जा रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। अगर हम देखें तो अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं या दल हैं, जितने भी कहते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, नेता हैं, अगर हम छोड़ दें, चूंकि भाजपा को ये माना जाता है कि ये सवर्णों की पार्टी है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो क्या लग रहा है, ये जो पूरा गोलबंदी है, सवर्णों को अब वोट बैंक न मान के किसी खास व्यक्ति के अपोजिशन के रूप में माना जाएगा इन दोनों चुनावों में? देखिए, बात यहाँ यह है कि ये लोग जातीय जनगणना इसीलिए करा रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता जो पिछड़ी जाति के लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, वो पढ़ लिख गए हैं कुछ, चाहे वह आरक्षण व्यवस्था से ही पढ़ गए या चाहे जो पढ़े, थोड़ा समझदार हो गए हैं। बहुत शैक्षणिक स्तर उनका भी सुधरा नहीं है। सवर्णों का शैक्षणिक स्तर ठीक था, लेकिन इनका स्तर गिर गया है। पैसे के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। दिमाग है, उनके पास टैलेंट भी है, पढ़ने की इच्छा शक्ति भी है, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन लोग का एजेंडा यही है कि ये गिनती आर्थिक स्थिति के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। अभी जो तत्कालीन बिहार की सरकार है, इसका एक ही मन में उद्देश्य है कि जनसंख्या गिने, लेकिन ये इनकी गिनती करना इनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिनको ये गिनती करके सोच रहे हैं कि ये हमारे रहेंगे, ये इनका
मन में जो मुगालफत पाले हुए हैं, ये ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ के लोग, सभी लोग चाहते हैं कि समरस समाज का स्थापना हो। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखती है। सवर्णों को भी लेकर के चलती है, पिछड़ों को भी लेकर के चलती है, अति पिछड़ों को भी लेकर के चलती है, दलितों को भी, जनजाति लोगों को भी लेकर के चलती है, सबको लेकर के। आप सबको लेकर के चल रहे हैं, तो उधर कौन सा नहीं लेके चल रहा है? उधर भी तो यही जो है हमेशा घोषणा है कि भाई हम A to Z की बात करते हैं। महागठबंधन के लोग जो है A to Z की बात करते हैं, यही तो बात है, दोनों जगह बात। जैसे देखिए, महागठबंधन के जो भी बड़े दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, इनके नेता तेज प्रताप यादव जी हैं और तेजस्वी यादव जी हैं। ये दोनों भाई का शैक्षणिक स्तर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं। भाई अंग्रेजी बोलते हैं तेजस्वी? अंग्रेजी बोलना तो एक भाषा है, वो जिस जगह पे रहे हैं वहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग तो इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं। विदेश के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, उनको हिंदी बोलने के लिए पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ जो नहीं भी पढ़ते हैं वो हिंदी बोल लेते हैं, वो माहौल का बात है। ये लोग A to Z की बात करते हैं। तो महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, राष्ट्रीय जनता दल है और जेडीयू है। जेडीयू का मुखिया हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से हमें आपको मालूम होगा कि कितने सवर्ण मंत्री हैं। जो लोग, 2 लोग थे भी, उनको एन केन प्रकार न उनको निपटारा कर दिया गया। सुधाकर सिंह की बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह को भी हटा दिया गया, कार्तिक मास्टर जी को भी हटाने का काम किया गया। लेकिन उनसे बड़े बड़े अपराधी का, सुधाकर सिंह कोई अपराधी नहीं थे, उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाया था। सवाल उठाने का उनको खमियाजा भुगतना पड़ गया कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। और कार्तिक मास्टर पर एक छोटा सा केस का था कि इन पर FIR दर्ज था, जबकि चार्जशीटेड नहीं थे या उस केस से ये बेल पर थे। लेकिन बड़े बड़े अपराधी इनकी सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई न करते हुए इन लोगों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है और सरकार से बर्खास्त किया जाता है। तो इनकी तो मनसा साफ नजर आती है कि स्वर्णों के प्रति क्या है इनका रवैया। तो ये मनसा जो है वो RJD का है या JDU का है? अगर सरकार से बर्खास्त किया जाता है तो इसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। मुखिया के बगैर मर्जी का कुछ नहीं होता है। ये मुखौटा के रूप में ललन सिंह और इनका चौधरी जी को रखे हुए हैं, रविशंकर विजय कुमार चौधरी जी को रखे हुए हैं, वित्त मंत्री हैं। और ललन बाबू इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रवक्ता में नीरज कुमार जी हैं। इन लोग का सिर्फ एक ही काम रह गया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना। और ये एक दिन भी ये सरकार में है, सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं? जनजाति लोग के लिए अलग से फंड की व्यवस्था होती है, अनुसूचित जाति के लिए अलग से व्यवस्था होती है, पिछड़ी जातियों के लिए अलग से व्यवस्था होती है, अति पिछड़े जातियों के लिए अलग से व्यवस्था होती है। तो फिर स्वर्णों के लिए ऐसी व्यवस्था पर बात बोलने में इन लोग को शर्म आती है। सिर्फ नीतीश कुमार जी के ये लोग चमचागिरी में रहते हैं और सवर्णों की जैसे ही बात आती है। वेंकटेश जी, आखिर में हमारा बस एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। आप ही ने कहा कि नीतीश कुमार पूरा मुखिया है गठबंधन के, यही करता धरता है, यही मार्गदर्शक है। RJD बड़ी पार्टी है, फिल वक्त जो है RJD बड़ी पार्टी है जदयू के अगर देखें हम बनिस्पत। तो अब क्या लग रहा है, RJD चुपचाप सुन कैसे रही है? उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को पद से बर्खास्त किया जाता है, RJD चुप क्यों है? क्या वजह हो सकती है? RJD चुप नहीं है, ये दोनों का मिली भगत है। ये दोनों लोग की एक ही मानसा है कि सवर्णों को सरकार से और सोसाइटी से साफ किया जाए और हम लोग राज करें। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ वेंकटेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के लोकल अगर देखा जाए तो वो जन सरोकार रखते हैं, जानकार भी हैं, जनता से हमेशा रूबरू होते हैं, जनता के नब्ज को टटोलते हैं और यही नब्ज जो है चुनाव में काम करता है। तो जिस तरह का माहौल बन रहा है हमारे समाज में, जिस तरह की भावनाएं जागृत हो रही है सवर्ण आयोग के इस रिपोर्ट के ऊपर, निश्चित तौर पर 2024 और 25 के चुनाव में ये अपना रंग दिखाएगा जरूर। नेता जो अभी सदन और संसद में बैठकर मेज थपथपाते नजर आते हैं, उन्हें इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़ जाए, क्योंकि रिपोर्ट ही बता रहा है कि सवर्ण कहाँ हैं। सवर्णों के बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो रहे हैं, आर्थिक रूप से इन मजबूत नहीं है, इस वजह से लगातार इनका पलायन हो रहा है।
सरकार कहती है कि हम जो पलायन कर चुके हैं उनको हम वापस बुलाने का काम करेंगे। सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था पर हमारा सबसे ज़्यादा बजट में खर्च होता है। लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं सवर्ण आयोग के, ये आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जानकार ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का ये सबसे बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि इनको सवर्ण आयोग के रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, बल्कि जातिगत जो गणना है और जातियों की जो सूची है, जिसके बारे में ये हमेशा कहते आ रहे थे कि हम जातिगत जनगणना करेंगे और उसके बाबत जो भी कार्रवाई होगी, यानी अगर बजट में इनके आर्थिक विकास की बात करनी होगी तो हम इनके ऊपर मदद करेंगे, इन्हें हम ऊपर मूल धारा से ऊपर उठाने की बात करेंगे। लेकिन स्थिति कुछ और है, जनता कुछ और कह रही है। अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब वर्तमान में जो सरकार चला रहे लोग हैं वो कैसे देते हैं। इन सवालों के जवाब को लेकर जो चुनाव आने वाला है 2024 में, इस पर सवर्ण कैसे सटीक बैठते हैं, हम इस बाबत भी बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बात होगी। तब तक इंतज़ार की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।